Hello friends, this is Jitesh Suthar and today I am going to discuss a topic that is called marginal costing। और ये विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो इस साल बीकॉम फाइनल ईयर के अंदर एग्ज़ाम देंगे 2016-17 का। और उनका जो अकाउंटिंग फर्स्ट का जो पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसकी सेकेंड यूनिट जो दे रखी है वो पूरी की पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पे दे रखी है। तो अगर आप लोग के पास में आरबीडी की बुक हो तो उसमें चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14 ये तीनों चैप्टर आपके मार्जिनल कॉस्टिंग से कंसिस्ट करते हैं। और रही बात, अगर मैं आपको पास्ट 5 ईयर्स के रिकॉर्ड्स अगर आपको दिखाऊं तो एवरी ईयर देर विल बी ए 15 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन एवरी ईयर कंसिस्ट का आपके इस यूनिट से आता ही है बेसिकली। वैसे प्रैक्टिकल पोर्शंस की मैं अगर बात करूं तो प्रैक्टिकल पोर्शंस लास्ट ईयर तो नहीं आया था, बट इस बार आने के चांस ज़्यादा हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग कि मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है। देखिए, एक तो होता है मार्जिनल कॉस्ट और एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। इन दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जिसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब कि जब कोई प्रोड्यूसर, एक उत्पादक, जब अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करता है तो उसका जो करंट लेवल जो होता है प्रोडक्शन का, उस लेवल से अगर वो एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाता है तो जो एक यूनिट जो एक्स्ट्रा बनाता है उसकी जो कॉस्ट लगती है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। बेसिकली अगर इसको इस तरीके से देखने जाएं कि 100% तक, सपोज़ मानिए कि मेरी फैक्ट्री है और मैं इसमें 50% कैपेसिटी यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और एट द प्रेजेंट लेवल पे मेरी जो कॉस्टिंग बन रही है और 50% मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बट मैं इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहता हूँ तो 50% से मैं एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। सो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब भी वेरिएबल कॉस्ट होता है, क्योंकि 100% लेवल तक आपके फिक्स कॉस्ट फ्लक्चुएट होती नहीं है। प्रोडक्शंस का जो लेवल होता है, हम फिक्स कॉस्ट को अगर इस तरह से डिफाइन करें, फिक्स कॉस्ट का मतलब ये होता है द कॉस्ट विच विल नॉट फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। अगर आपको 100% लेवल पे, अब चाहे 100% वर्क करो या प्रोडक्शन करो या फिर आप 50% प्रोडक्शन करो, आपका फिक्स कॉस्ट उतना को उतना लगने वाला है। तो मार्जिनल कॉस्ट का बेसिक ये होता है कि आपका जो करंट लेवल है उससे जब एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके लिए जो कॉस्ट पे की जाती है उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के मेथड को मार्जिनल कॉस्टिंग कहा जाता है। अब देखिए, बेसिकली जब हम लोग चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमारे पास दो तरह की कॉस्टिंग आती है, जिसमें एक आती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक आती है मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल और टोटल कॉस्ट निकाल के हम प्रोडक्शन की कॉस्ट को वैल्यूएट करते हैं। और जब मार्जिनल कॉस्ट की बात की जाती है तो हम एक फॉर्मेट को अप्लाई करते हैं, जैसे सेल्स, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस करते हैं, बनता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से हम लोग माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तब आता है आपके प्रॉफिट या फिर सेल्स। सेम फॉर्मेट हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बट व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग? जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की जब बात करते हैं, वैन क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की, मैं फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि जब हम लोग प्रोडक्शंस के अंदर ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन की जब बात करते हैं, अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं, उस केस के अंदर कॉस्ट पर यूनिट हम निकालते हैं। आप लोग को पता हो तो कॉस्ट शीट हम बनाते हैं तो उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, प्राइम कॉस्ट बनती है। प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री के एक्सपेंडिचर्स को जोड़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं उसको जोड़ते हैं, तो हमारा बनती है वर्क कॉस्ट। उसके बाद में ऑफिस एंड एडमिन के एक्सपेंडिचर्स को ऐड किया जाता है, बनता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इन दिस केस आपके पास वेरिएबल एंड फिक्स्ड दोनों को हमने इंक्लूड किया हुआ है। जब दोनों कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं उसके बाद जो कॉस्ट आती है
उस कॉस्ट के बेस पे हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग का वैल्यूएशन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट चलता है किसके अंदर? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। और जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की जब बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन ओनली ऑन वेरिएबल कॉस्ट पे ही किया जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो आप लोग चैप्टर नंबर 12 के अंदर यही चीज़ पूरे चैप्टर्स के अंदर दे रखी है कि किस तरह से हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस से हम लोग प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रखे हैं, जैसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताऊं। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मुझे नंबर तो याद नहीं आ रहा है, फिर आप एक बार चेक कर लेना। उस क्वेश्चन के अंदर सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है बुक का, उसमें 3 साल के आपको डेटा प्रोवाइड किए हुए हैं, 12, 13 एंड 14, 2012, 2013 एंड 2014। 2012 के अंदर कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो होता है 80,000 यूनिट का और सेल्स होता है 50,000 यूनिट का। सेकेंड ईयर पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे आपका प्रोडक्शन होता है 1 लाख यूनिट का और सेल्स होता है 50,000 यूनिट का। और जब थर्ड ईयर में जाते हैं तो हमारे पास का प्रोडक्शन होता है और 50,000 का सेल होता है। अब तीनों केस में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास प्रोडक्शन तो था 80,000 का, लेकिन सेल हुआ 50,000 का। इट मीन्स 30,000 का जो स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक है। जब मैं सेकेंड ईयर की बात करूँगा तो ये जो लास्ट ईयर का जो 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक था वो एज इट इज़ सेकेंड ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। मैंने कहा सेकेंड ईयर में हमने 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया था, 30,000 का ओपनिंग मेरे इस प्रोडक्शन में ऐड हो जाएगा। टोटल मेरे पास होगा 1,30,000 यूनिट्स। उसमें से मैंने 50,000 यूनिट को सेल किया। आउट ऑफ 130 अगर मैं 50 को सेल करता हूँ तो रिमेनिंग मेरे पास बचता है 80,000 यूनिट का, तो ये मेरे पास रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। और थर्ड ईयर के अंदर ओपनिंग स्टॉक 80,000 का था और मेरे पास प्रोडक्शन था 30,000 का। इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, 1,10,000 का मेरा प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन होता है। उसमें से मैं 50,000 का सेल करता हूँ तो रिमेनिंग मेरे पास 60,000 का स्टॉक बच जाता है, राइट। तो इसमें देखिए आप थोड़ा सा मेरे से आपसे कहीं कैलकुलेशन में, क्योंकि क्वेश्चन इसमें कुछ और था शायद दे रखा है, मेरे हिसाब से मैंने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से गया आप लोगों को। सेकेंड ईयर मैंने 1 लाख का प्रोडक्शन और उसके बाद में लास्ट ईयर का 30,000 ऐड करते हैं 130 बनता है। उसमें से 80 का हमने प्रोडक्शन 50 का हमने जो सेल कर दिया उस प्रोडक्शन में से, और रिमेनिंग जो हमारे पास 80,000 यूनिट हमारे पास पड़ी थी उसमें हमने वो 30,000 इस थर्ड ईयर का हमने प्रोडक्शन ऐड किया। टोटल 1,10,000 बनता है, उसमें से हमने 50,000 का सेल आउट कर दिया, उसमें 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा। ये प्रोसेस आप अप्लाई करोगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। अब होता है जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करूँगा तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आप प्रोडक्शन को ना ले तो भी चलता है, आप सीधे सीधे सेल्स की यूनिट से भी उसकी कॉस्ट को आप वैल्यूएट कर सकते हो। तो बेसिक डिफरेंस आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करता हूँ तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जब कॉस्ट निकालते हैं उस केस में जब स्टॉक अगर आता है आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स, उस केस में आप लोग को फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों को ऐड करते हुए उसकी वैल्यूएशन करनी है और प्लस माइनस करना है। और जब मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो उस केस में आपको ओनली वेरिएबल कॉस्ट से आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, ठीक है। तो ये था आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट और मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट। अब थोड़ा सा मैं अगर आगे चलूँ तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पे चलते हैं। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर हमारे पास बेसिकली देखने जाए तो हमारे पास एक सबसे पहला पॉइंट आता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, जिसको हम लोग पीवी रेशियो कहते हैं। पीवी रेशियो का बेसिक फार्मूला आप जानते ही हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, कि आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना है और सेल्स के बेस पे हम लोग क्या करते हैं उसका वैल्यूएशन करते हैं और परसेंटेज निकालते हैं कि हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है। वैसे जितना हमारा पीवी रेशियो ज़्यादा रहेगा उतना ही प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक उसके बाद में कॉन्सेप्ट आता है ब्रेक इवन पॉइंट का। ब्रेक इवन पॉइंट का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट, इसको हम लोग हिंदी में सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब जब हम प्रोडक्शन करते हैं
कंपनी की बात करते हैं तो हमें दो तरह की कॉस्ट लगती है। एक तो फिक्स कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है। इन दोनों को जोड़ दे टोटल कॉस्ट बन जाएगी। और नंबर ऑफ़ यूनिट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और एक लेवल तक पहुंचते हैं जहाँ पे मतलब इसको आप इस तरह से समझिए कि मैं n नंबर ऑफ़ यूनिट का प्रोडक्शन करता हूँ और उस n नंबर यूनिट के प्रोडक्शन पे जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उतनी मेरी कॉस्ट लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना यूनिट मैंने प्रोड्यूस किया उसको अगर मैं सेल करने जाऊँ तो मेरा ओनली कॉस्ट ही रिकवर हो रहा है, ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है एक ऐसा पॉइंट है जहां आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन प्रोवाइड करेगा। अगर कंपनी एक लेवल तक प्रोडक्शन करे तो कंपनी नो प्रॉफिट और नो लॉस की स्थिति में आ जाती है, उस पोजीशन पे पहुंच जाती है। और जब हम बीईपी के पॉइंट से अप प्रोडक्शन करते हैं या उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनता है कि इतना मार्जिन होगा हमें। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, अगर मैं अपनी कंपनी के अंदर 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करूं तो नो प्रॉफिट और नो लॉस की स्थिति मिलती है मुझे। अगर मैं 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा। और जब मैं इस लेवल से आगे प्रोडक्शन करूंगा, जैसे सपोज मानिए मैं 7000 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूं, तो जो 2000 यूनिट का जो मैं प्रोडक्शन एक्स्ट्रा कर रहा हूँ उस पर जो मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसी को मैं प्रॉफिट कहूँगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि बीईपी और एक्चुअल सेल्स के बीच का जो डिफरेंस है, अगर बीईपी कम है एक्चुअल सेल्स से तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनेगा वो आपका, तो उसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। और जब बीईपी आपका एक्चुअल सेल्स आपका कम है बीईपी से तो वो लॉस की स्थिति आपको मिलती है। तो हमारे पास इसके अंदर तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मिलता है, एक ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब मैंने अभी आपको समझा दिया कि जब ब्रेक इवन पॉइंट है उससे जब ज़्यादा सेल होती है उसी को हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। इसका फॉर्मूला बेसिकली प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो होता है। अब वैसे हम लोग दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इंटू 100, तो ये आपके परसेंटेज में आपको मिल जाएगा कितना आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग यूनिट में और रुपीज़ दोनों में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आपके फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो है। अगर मैं इसको यूनिट में कैलकुलेट करूँ तो फिक्स कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट, सी इट मीन्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आता है एक चैप्टर आपके मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बेसिकली दोस्तों देखिए ये जो चैप्टर है आपका, ये दिस इज़ द एनालिटिकल चैप्टर जिसमें एनालिसिस की ज़रूरत होती है। यहाँ डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। आप डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से देखिए। हम जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जब बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, अब जैसे सब्जेक्ट की बात करें, बट हम जब मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जब बात करते हैं, हम देखिए जब बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है द अकाउंटिंग विच इज़ हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। और हम आज चैप्टर भी यही समझने वाले हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग क्या है, बेसिकली व्हाट इज़ दैट। तो अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग, मार्जिनल कॉस्ट का तो मतलब हमें समझ में आ रहा है कि जब हम हमारे जो करंट लेवल का जो प्रोडक्शन है उस लेवल से जब एक्स्ट्रा 1 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो उस पर जो कॉस्ट लगती है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ, मुझे डिसीजन लेना है कि वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट टू प्रोड्यूस। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए कंपनी 25,000 यूनिट का प्रोडक्शन करती है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर और कंपनी 10 रुपीज़ पर यूनिट की रेट से मार्केट में ये प्रोडक्ट को सेल करती है। दिस इज़ अवर सेल प्राइस। और कंपनी 2 रुपये का उसके अंदर प्रॉफिट भी अर्न करती है। अगर मैं इसमें यूनिट को कॉस्ट को थोड़ा सा इसमें क्लासीफाई करके बताऊं तो 5 रुपीज़ या 3 रुपीज़ मेरा इसके अंदर कह सकते हैं इसको, चलो मैं हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। मेरा 5 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट है
और 3 रुपीज़ का मेरा फिक्स कॉस्ट है। टोटल 8 रुपीज़ का मेरा कॉस्ट आ रहा है, 10 रुपीज़ में मैं सेल कर रहा हूँ, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। अब क्या हुआ, और मैं अपने करंट जो 100% लेवल से कम प्रोडक्शन कर रहा था, 25,000 यूनिट मैं एनुअली प्रोड्यूस कर रहा था, जबकि मेरी कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 50,000 यूनिट बनाने की है। अब देखिए इसके अंदर फ़ौरन से मुझे एक ऑर्डर मिलता है, आप इसको थोड़ा सा समझना ध्यान से। फ़ौरन से मेरी कंपनी को एक ऑर्डर मिलता है कि साहब हमें 5,000 यूनिट आप बना के दीजिए और हम आपको इसके लिए 6 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करेंगे। अब देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में डिसीज़न लेने की पावर होती है, बट एनालाइज़ करना उन लोगों को कि क्या 6 रुपये में प्रोडक्ट को बेचा जाए। अब देखिए डोमेस्टिक मार्केट में ये अगर जो 6 रुपये में प्रोडक्ट मेरे से मांग रहे हैं और मैं डोमेस्टिक मार्केट में 10 रुपये में बेच रहा हूँ और मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है और सालाना मैं 25,000 यूनिट को सेल कर भी रहा हूँ, अगर मैं इस और 25,000 यूनिट को मैं सेल कर रहा हूँ 10 रुपीज़ के हिसाब से, 2 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो देखो बेसिकली अब मुझे डिसीजन लेना है कि क्या मुझे उस फॉरेन कंपनी को ये प्रोडक्ट्स 6 रुपये या 6 रुपीज़ पर यूनिट के रेट पे बेचना है या नहीं है। तो बात आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग का अकाउंटिंग करना पड़ेगा आपको। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए। अब कंपनी अगर इस तरह से सोचे कि वही 5,000 यूनिट में जब फ़ॉरेन में सेल करने वाला हूँ उसको मैं डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर लूँ, तो मैं 10 रुपीज़ में सेल करूँगा तो मुझे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा। इसको थोड़ा दूसरे नज़रिए से सोचिए, अगर 25,000 यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे क्या, पहली बात तो ये, तो इसका आंसर मैं दूँ तो हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारा कैपेसिटी 50,000 का है। तो क्या हम प्रोडक्शन कर रहे हैं? तो इसका आंसर है नो। क्यों नहीं कर रहे हैं? हो सकता है कि डोमेस्टिक मार्केट में इसकी डिमांड 25,000 यूनिट की हो, और बेसिकली ऐसा ही होता है कि कंपनी कभी भी प्रोडक्शन कम करना नहीं चाहेगी, कंपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो 5,000 यूनिट एक्स्ट्रा ऑर्डर मुझे जो मिल रहा है, क्या वो 5,000 यूनिट को मैं डोमेस्टिक मार्केट में सेल करूं? सपोज़ मानिए मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर लिया और डोमेस्टिक मार्केट में सेल करना चाहता हूं, तो होगा क्या? होगा ये कि मार्केट की डिमांड 25,000 यूनिट की है और मार्केट में मैं सप्लाई कर रहा हूँ 30,000 यूनिट। और जब आप लोग को इकोनॉमिक्स की थ्योरी तो पता ही है कि जब डिमांड होती है कम, सप्लाई होती है ज़्यादा, तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे 10 रुपीज़ से कम प्राइस में मटेरियल को सेल करना पड़े, क्योंकि मार्केट में मटेरियल सेल होगा नहीं। तो इस कंडीशन में नहीं आने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उतना ही प्रोडक्शन करते हैं जितनी डिमांड होती है। अब बेसिक बात ये रही कि फ़ॉरेन कंपनी को मैं क्या कहूँ, उन्होंने मुझे 6,000 यूनिट का ऑर्डर दिया हुआ है या 5,000 यूनिट का मुझे ऑर्डर दिया हुआ है और कहा हुआ 5,000 यूनिट्स मुझे 6 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आप मुझे दे दीजिए। तो यहाँ बात बनती कि अगर मैं 25,000 यूनिट से अपने प्रोडक्शन को 30,000 यूनिट कर लूँ, इन दिस केस मेरा फिक्स कॉस्ट तो 3 रुपीज़ है, तो वो 3 रुपीज़ का 3 रुपीज़ लगने वाला है। वो तो कभी चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो आपके 50,000 तक तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब वो तो लग चुका, 25,000 यूनिट बनाई मैंने, उसके अंदर वो फिक्स कॉस्ट लग चुका है। आप इस तरह से मत सोचिए कि 25,000 यूनिट हमने बनाई है, 3 रुपीज़ के हिसाब से हमने फिक्स कॉस्ट को पे किया। नहीं, हमने जो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट किया है वो 50,000 के हिसाब से पे किया है। अब रही बात कि जब मैं 25,000 से 50,000 के बीच में अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता हूँ तो उसमें फ़िक्स कॉस्ट मेरा इंक्रीज़ नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी मैं उस 25,000 यूनिट के अंदर ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। तो इसका मतलब मैं अगर 5,000 यूनिट अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करता हूँ तो मेरा कॉस्ट कितना दे रखा वेरिएबल से 5 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ के हिसाब से मेरा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 5 रुपीज़। और सेल कितने में करना मुझे? 6 रुपये में। तो बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, प्रॉफिट हो रहा है। तो इन दिस केस डिसीजन क्या होगा? यस, वी विल टेक द फॉरेन ऑर्डर। हमें फॉरेन का ऑर्डर लेना चाहिए, क्योंकि इस केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, ये तो रही यहाँ पे वेदर टू एक्सेप्ट ऑर्डर और नॉट टू एक्सेप्ट द ऑर्डर। अब चलो बात करते हैं हम किसकी। एक आता है वेदर टू मेक और टू बाई। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम बात करें जैसे कार का एग्जांपल ले लीजिए आप। कार के अंदर जैसे मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी कार बनाती है। तो कार बनाते तो सोचिए आप
क्या मारुति कंपनी कार के अंदर जितनी भी एसेसरीज़ लगती है वो सारी कंपनी खुद बनाती है? जैसे टायर ले लो आप, मिरर ले लो आप, ग्लास ले लो आप, म्यूजिक सिस्टम ले लो, आपके सीट ले लीजिए, सीट के कवर्स ले लीजिए। ये बहुत सारी एसेसरीज़ है जिसको मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकता, आप लोगों को पता है ये सब चीज़ें। वो सारी चीज़ें क्या मारुति कंपनी खुद बनाती है? नहीं। वो कंपनी क्या करती है, कंपनी देखती है कि सपोज़ मानिए मैं टायर की बात करता हूँ। अब देखिए मारुति कंपनी के अंदर मारुति सुजुकी स्विफ्ट गाड़ी ले लीजिए आप, उसके अंदर आप लोग अपोलो के टायर मिल जाएंगे, MRF के टायर मिल जाएंगे, TVS के टायर मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? क्या कंपनी इतनी बड़ी कार बना रही है तो टायर नहीं बना सकती? बना सकती है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ये देखती है कि अगर मैं प्रोडक्ट अपने घर पे बनाऊं तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, और मैं अगर वो बाहर से परचेज़ करूं तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। सोच के देखिए, अगर मैं मारुति कंपनी घर पे टायर बनाना शुरू कर ले और वो टायर आपको 2000 रुपये में एक टायर मिल रहा है, और वही टायर आपको मार्केट में 1800 रुपये की कॉस्टिंग में अच्छी क्वालिटी वाला मिल रहा है, तो आप घर पे क्यों बनाएंगे? ऑब्वियसली सीधी बात है, वेदर टू मेक और टू बाई। क्योंकि मारुति कंपनी इंजन बेच रही है, टायर नहीं बेच रही है। टायर तो उसका कंपोनेंट है साथ में। तो होता है कि जब कंपनी प्रोडक्शन करती है तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में डिसीजन लिया जाता है कि क्या करें, इन प्रोडक्ट को बनाएं या मार्केट से परचेज़ करें। तो एक डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद में देखें तो वेदर टू कंटिन्यू और टू क्लोज। जैसे 3 डिपार्टमेंट चल रहे हैं, 3 डिपार्टमेंट में से किसी एक डिपार्टमेंट को अगर बंद करें जो लॉस में चल रहा है, और 2 को कंटिन्यू रखें तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये पूरा का पूरा आपके डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है, तो आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। और ये जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, इन सब के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखें कि इनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं इस ऑडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरे क्वेश्चन आप लोग को सारे करवा रखे हैं, और जब क्लास चल रही थी उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई थी। बट ये एक आपके लिए हेल्प है, क्योंकि ये चैप्टर, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ कि शायद इस ऑडियो से आपको सारी चीज़ें जो पढ़ाई हुई है, आपने क्लास अटेंड की हुई है, तो आपको रिवाइज़ हो जाएगी और आपको समझने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। तो होप सो कि सोचूंगा मैं, अगर और मुझे टाइम मिला तो मैं आपको लिए और दूसरे ऑडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो ये ऑडियो आप लीजिए और इसको सुनिए ध्यान से, और फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए। आप तो मेरी आवाज़ तो पहचानते ही होंगे, इतने साल पढ़े हो। चलो, थैंक यू।